नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, फ्री ऑनलाइन ट्यूशन 2.0 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 5.1 के आज सभी प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न इस प्रकार दिया हुआ है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। किस प्रकार दिया हुआ है? पहला इसका भाग है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर ये मेरे पास एक बिंदु है और इस बिंदु से मैं अनंत रेखाएं खींच सकता हूं, ये देखिए, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? असत्य। असत्य। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। इसके दूसरे भाग पर दिया हुआ है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, तो ये भी मेरा कैसा है? असत्य है। असत्य है। कैसा है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि लिखा हुआ था दो भिन्न बिंदुओं से। अब मान के चलो एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, ठीक है, तो इससे दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि इस पर एक ही रेखा आएगी, ठीक है ना। या ही इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगी? एक ही रेखा प्रदर्शित होगी। आगे देखते हैं इस चीज़ के लिए अगला भाग, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो ये बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। ये देखिए एक रेखा है ना, और इसको आप इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। ये कैसी हमारी एकदम शांत रेखा है, ठीक है। अगला देखते हैं, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होती हैं। बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल सत्य है। कैसे बढ़ाई जा सकती हैं? क्योंकि क्या कह रहा था? दो वृत्त बराबर हैं, ये दो वृत्त मेरे बराबर हैं, ठीक है, और उनकी त्रिज्या बराबर होती हैं। बिल्कुल बराबर हैं। अगर ये इसके ऊपर हो तो इनका जो इसको ढक लेंगे, इसलिए इनकी त्रिज्या कैसे होंगी? बराबर होंगी दोनों की। कैसा है ये? सत्य है। अगले पर आ जाते हैं, यहाँ देख लेते हैं। आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई के होगा। कैसा है? बिल्कुल सत्य है। कैसे सत्य है? ये आप देख रहे हैं, ए बी बराबर है, ए बी बराबर है किसके? पी क्यू के। किसके? पी क्यू के। और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के। पी क्यू कैसी है? एक्स वाई के बराबर है। तो ए बी, ये ए बी और एक्स वाई ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगी, इसलिए कैसा है? ये सत्य है। अगला सवाल देखते हैं। इसका अगला सवाल है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो देखो, इनकी जो परिभाषा है, पहले परिभाषा दी हुई है समांतर रेखाएं। इसके बारे में हम समझ लेते हैं। लिखेंगे समांतर रेखाएं समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समान दूरी पर होती है। दोबारा देख लेते एक बार। समांतर रेखा कौन सी होती है? समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समान दूरी पर होती हैं। कैसे? बिल्कुल समान। ये और ये, इसको कहते हैं समांतर रेखाएं। कब होंगी समांतर रेखाएं? अगर इनका जो अंतर है, इनका जो गैप है, ये 4 है,
तो 4 ही होना चाहिए, अगर 3 है तो 3 ही होना चाहिए। इन्हीं को कहते हैं समांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। अगली रेखा देख लेते हैं। इसका अगला भाग है दूसरा, लंब रेखाएं। लंब रेखा क्या होता है? लंब रेखा होती हैं, जैसे कोई रेखा दे दी हमें, ये आप सभी को दिख रही होंगी। रेखा पर कोई भी लंब पड़ जाए और वह लंब कितने का हो? 90 अंश का। ठीक है, और यही नहीं है, इस पर कितनी भी रेखा हो जाए, रेखा आगे तक, और इस पे 90 अंश का कोण बन जाए, उसी को क्या कहते हैं? लंब रेखाएं। लिख देंगे, लंब रेखा दी हुई रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है। समझ गए? क्या दिया हुआ था? लंब रेखा दी हुई रेखा पर, कौन सी दी हुई रेखा पर कितने अंश का कोण बनाएगी? 90 अंश का कोण बनाएगी। ये जितनी बड़ी होगी आप उसको लंबी की तरह डाल सकते हैं। कितने अंश में? 90 अंश में। अगला भाग देखते हैं इसका, रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड होता है, इनमें रेखा में 2 बिंदु तक होती है ये। ठीक है, इसको दर्शा देंगे, रेखा खंड की निश्चित माप होती है तथा इसमें 2 अंत बिंदु होते हैं। 2 अंत बिंदु होते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है वृत्त की त्रिज्या। कौन सी है? वृत्त की त्रिज्या। इसको देख लेते हैं। ठीक, लिख देंगे इसको, केंद्र से परिधि की दूरी। ठीक है ना? देखो, पहले इसको समझा देता हूँ क्या होता है। ये हमारा एक वृत्त है। क्या है? वृत्त। और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? बिंदु से, वृत्त के बिंदु से आधा, यहाँ तक की दूरी, यही हमारी क्या है? त्रिज्या। ठीक है, और ले लीजिए इधर, और ये केंद्र से इधर हो, इधर हो, इधर हो, लेकिन बिंदु से आधी दूरी पर, उसी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा कैसे कहेंगे? केंद्र से परिधि तक, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब आएगा वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। यहां हम देख लेते हैं इसको, ये रहा। ठीक है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो जाए, इधर हो या इधर हो या इधर हो या इधर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर, उसको वर्ग कहा जाता है। परिभाषा कैसे होगी? इसकी सभी भुजा, इसकी सभी भुजा बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। और आगे 2 संलग्न
भुजाओं के बीच 90 अंश होता है ना। ये बेटे मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और ये मेरी पांचों जो दी हुई थी परिभाषाएं पूरी हुई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या तीसरी देखते हैं। दिया हुआ है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। और उसकी दूसरी अवधारणा कौन सी है? यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अवधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अवधारणा से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। तो हम पहले इसको दोबारा पढ़ते हैं। दिया हुआ है, नीचे दी हुई दो अवधारणाओं पर विचार कीजिए। पहली अवधारणा दोबारा देखते हैं। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। मान लीजिए यहाँ पर ये मेरे पास दो बिंदु हैं ए और बी। अब इसकी क्या गारंटी है कि सी जो बिंदु है वो यहाँ पर आएगा बीच में। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ठीक इस प्रकार यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं दूसरा बिंदु। अब अगला बिंदु क्या कहता है? यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। मान के चलिए ये मेरा बिंदु ए है और ये मेरा बिंदु बी है, ठीक। कहाँ पर? ये इस रेखा पर, इस रेखा पर मेरे दो बिंदु हैं और इसमें तीसरा बिंदु क्या है? सी विद्यमान है। यहाँ पर हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये तो ठीक है ना, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो अवधारणाएं हैं ये दोनों ही विरोधी हैं, है ना, ठीक है। तो इसका प्रश्न क्या कहता है ये? क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर इस प्रकार है। यहाँ पर दी गई दोनों अवधारणाओं में कई शब्द अपरिभाषित हैं, जैसे बिंदु सी का बिंदुओं ए और बी के मध्य स्थित होना। मैंने क्या बताया था? देखिए यहाँ पर ए और बी बिंदु के बीच में क्या आ गया? सी, ठीक है। आगे देखते हैं इसी में, फिर आगे क्या कहता है ये? दूसरी बात में क्या कह रहा था? क्या ये अवधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये अवधारणाएं अविरोधी हैं? ठीक है ना। तो क्या कहेंगे इसको? नहीं। क्या कहेंगे इसको? नहीं। ये अवधारणाएं विरोधी हैं, ठीक। और आगे क्या कहता है? क्या ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त होती हैं? इसको भी क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है। इस प्रकार आपका ये तीसरा प्रश्न है ये पूरा होता है। अब इसका सवाल नंबर 4 कहता है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। ये सवाल कहता है अगर ए सी बराबर बी सी है तो इसको सिद्ध करना है, मतलब हमें क्या दिखाना है? ए सी बराबर 1/2 ए बी के, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं। मान के चलिए ये हमारा ए बिंदु है और ये हमारा बी बिंदु है, ठीक है। ये रेखा पर स्थित है। कैसे हैं? रेखा पर स्थित है। अब ये सी बिंदु आ जाता है। क्या आ जाता है? सी बिंदु। अब हमें इसी को ही सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे? दिया क्या है? दिया है, लिखते हैं, दिया है ए सी बराबर बी सी।
क्या दिया है, ए सी बराबर बी सी। और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, ए सी बराबर 1/2 ए बी। ठीक है, इसके बाद आती है उपपत्ति। उपपत्ति क्या होती है, जो दिया है वही हमें उपपत्ति, हमारी उपपत्ति होती है। लिख देंगे उपपत्ति। ठीक है, क्या लिखते हैं, ए सी बराबर बी सी। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर सिद्ध करने में लिखा हुआ है, यहाँ ए सी है बराबर 1/2 ए बी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो हमें यहाँ पर सिद्ध करने में और यहाँ पे उपपत्ति में क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं, ए सी बराबर बी सी। तो यहाँ मुझे जो हल करना है वो 1/2 ए बी लेके आना है। तो यहाँ पर ए सी तो है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं दोनों पक्षों में ए सी जोड़ने पर। ठीक, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में ए सी जोड़ने पर। तो देखिए यहाँ पर ए सी जोड़ दी और ये ए सी यहाँ पर दी हुई है बराबर, यहाँ देखते हैं यहाँ बी सी है, यहाँ भी मैंने ए सी जोड़ दी। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, देखना बी सी, ये बी सी है ना, और ए सी, और ए सी किसके बराबर है, ए बी के। किसके बराबर है, ए बी के। तो यहाँ आ जाएगा ए बी। ठीक है, यहाँ एक ए सी और एक ए सी कितने हो गए, 2 ए सी हो गए। कितने हो गए, 2 ए सी। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे जो हमने करा है किसके लिए, किस मतलब चीज़ में किया है, यहाँ लिख देंगे अभी ग्रहित के हिसाब से। ठीक है, ये है ना, बताना पड़ता है। तो यहाँ हमने देखा क्या, यहाँ पर ए सी रहेगा बराबर, ये कहाँ लग जाएंगे, ए बी बट्टे 2। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे इस प्रकार। यहाँ देखते हैं, इसको अलग देख लेंगे। यहाँ पर ये जो ए सी बराबर 1/2 गुणा ए बी। ठीक है, ए बी की यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या आता है, ए बी बट्टे 2। ठीक है, आप इस हिसाब से लिख सकते हैं या आप इस हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमें हल करना था। ठीक, आंसर। अगला सवाल देखते हैं इसका। प्रश्न नंबर 5 कहता है, प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। हल। प्रश्न 4 में हमने क्या देखा था कि ये जो रेखा है ए बी के बीच में जो मध्य बिंदु था, ए बी के बीच में मध्य बिंदु था, वह क्या था, सी बिंदु था। क्या था वह, सी बिंदु था। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, हमें यही सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो हमने जब इसको सिद्ध किया था तो देखा था कि ए सी के जो बराबर था, क्या आया था, ए सी बराबर 1/2 ए बी के। ठीक है ना। तो हमें यह सिद्ध किया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें 2 मध्य बिंदु मान लेते हैं। कैसे, हम इसमें 2 मध्य बिंदु मान लेते हैं। ठीक है ना। एक तो हो गया हमारा ए सी और हो गया, एक तो मध्य बिंदु हो गया सी और एक क्या हो गया, डी। हम मान लेते हैं, लेकिन हम इसको गलत साबित करेंगे। ठीक है ना। इसमें हम लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे माना ए बी के 2 मध्य
बिंदु सी व डी हैं। ठीक है, चूंकि सी ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है ना। अब हम इसके आगे लिखेंगे, इसलिए ए सी बराबर 1/2। क्यों? क्योंकि देखिए ए सी हमारा इतना है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 1/2। क्या लिखेंगे, 1/2 ए बी। ठीक है ना। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिख देते हैं, चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब इसलिए क्षमा चाहता हूं, ए डी बराबर हो जाएगा मेरा 1/2 ए बी। ये हो जाएगा मेरा समीकरण नंबर 2। अब हम देख रहे हैं इसको कि ये भी 1/2 समीकरण 1 में ए बी, और समीकरण नंबर 2 में भी 1/2। हमें इसमें देखने को मिल रहा है, अगर ए सी इसके बराबर है तो ए डी भी इसके बराबर है। ठीक है ना। इसको लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, देखते हैं इसको। आपने देखा ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो लिख देंगे हम ए सी बराबर है किसके, ए डी के। तो हम कह सकते हैं इसको सी बिंदु डी संपाती बिंदु है, संपाती बिंदु है। ठीक है, और कह देंगे ए बी का केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु है। ठीक है, ये प्रश्न हमारा पूरा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। आकृति में यदि ए सी बराबर बी डी है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है। ठीक है, आकृति मैंने बना दी है और इसमें देख लेते हैं ए सी बराबर सी डी है। तो देखिए, अगर ये यहाँ तक दर्शाती है ए सी और बी डी हमारी यहाँ तक होती है। ठीक, तो हम इसी को हमें सिद्ध करना है, क्या ये दोनों बराबर हैं, ए बी बराबर है सी डी के, यही हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम क्या दिया है, इसी को हल करते हैं। दिया है ए सी बराबर, क्या दिया है, बी डी। क्या दिया है, बी डी। अब लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, ए बी बराबर सी डी। ठीक है, ए बी बराबर सी डी। ठीक है, अब आती है हमारे इसके बाद में उपपत्ति। उपपत्ति, ठीक, क्या है, ए सी बराबर बी डी। ठीक है, हल करते हैं। इसमें हम कर देते हैं दोनों ओर बी सी घटाने पर। ठीक है, देखते हैं, इधर मेरा ए सी है, इधर मैं बी सी घटा देता हूँ। ठीक है, जब इधर घटाएंगे तो इधर भी आपको घटाना पड़ेगा।
बी डी है, इधर मैं बी सी घटा देता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि ए सी में से बी सी घटा देते हैं, ए सी में से बी सी घटा देते हैं, तो क्या बचता है मेरा ए बी। क्या बचेगा ए बी। इसी प्रकार बी डी में से क्या घटा रहे, बी सी अगर हटा देते हैं तो क्या प्राप्त होगा सी डी। क्या मिलेगा सी डी। इसी प्रकार मिलेगा सी डी। ठीक है, यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, प्रश्न 7 कहता है यूक्लिड की अभिग्रत हितों की सूची में दिया गया अभिग्रत हित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। तो आंसर है अभिग्रहित 5 के द्वारा। मान के चलिए ये मेरा एक वृत्त है और इसको मैं 2 बराबर भागों में बांट देता हूँ। ठीक, किस प्रकार, इस प्रकार। तो आप देख रहे होंगे ये इससे, ये जो अंश है इससे तो बड़ा ही है ना ये, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, पूर्ण सदैव अंश से बड़ा होता है। उपरोक्त अभिग्रहित हर क्षेत्र में सत्य है, क्योंकि ये सही बात है। ये छोटा है, ये तो वैसे ही आपको बड़ा दिख रहा होगा, तो ये तो वैसे भी अपने आप में एक सत्य है, अतः इसे सर्वव्यापी सत्य बोला जाता है।